हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल गैलेक्सी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र ही क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी। और थर्ड पार्ट में हम इसका ब्रॉड मीनिंग जानने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या क्या होते हैं। लोकतंत्र को जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषताएं, यानी कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार ही क्यों अच्छी मानी जाती है। फिर हम इसका कंपैरिजन करते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार से। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को भाषण देने की, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष यहाँ पर चुनाव होते हैं। राजनीतिक दलों को पूरी स्वतंत्रता होती है। व्यापारियों को व्यापार संघ स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। प्रेस को पूर्ण आजादी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। आपके ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार की। तो यहाँ पर देखिए, लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। शासनकर्ता सबसे ऊपर होता है। विपक्षी दलों का कोई स्थान ही नहीं होता। प्रेस को कोई आज़ादी नहीं है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको किसी तरह की फ्रीडम नहीं मिली है। आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, आपको पाबंदियों में रखा गया है। तो ये जो 2 कंपैरिजन आप देख रहे हैं, इसको देखकर तो आप यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई, लोकतांत्रिक सरकार ही बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो फ्रीडम ही फ्रीडम मिली हुई है हमें हर जगह। तो वैसे ठीक कह रहे हैं, फ्रीडम है और लोकतांत्रिक सरकार काफी अच्छी सरकारें मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू गैर लोकतांत्रिक सरकार के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन हम सिर्फ इन्हीं बातों के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये सरकार बेस्ट है। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि लोकतंत्र किस तरह से एक उसकी विशेषताएं जानेंगे। फिर हम बात लास्ट में कर सकते हैं कि हाँ, ये लोकतंत्र ही बेस्ट होता है, डेमोक्रेसी ही ठीक होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही ठीक होती है। तो आगे की वीडियो में हम इसके ब्रॉड थोड़े से अलग अलग डेफिनेशंस को देख सकते हैं और कुछ उदाहरण के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, आगे की वीडियो देखिए। चलिए लोकतंत्र के अर्थ को देखते हैं पहले। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया है, यूनानी शब्द है एक्चुअली। तो यूनानी शब्द जो है वो डेमोक्रेसिया से बना है। अब यूनान में क्या बोलते हैं, डेमोस का अर्थ हम लेते हैं लोग और क्रेशिया का अर्थ लेते हैं शासन। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के क्या अर्थ हो जाएगा, लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा लोगों का शासन। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, लोगों का शासन, इसका मतलब लोग शासन करते हैं। आगे देखिए इसमें होता क्या है, कैसे लोग शासन करेंगे। अब देखिए, लोगों का शासन कैसे होगा, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का शासन मतलब लोग सरकार में है या लोग सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का शासन का मतलब होता है कि लोगों ने वोट डाला है और अपना एक लीडर चूज किया है और फिर वो लीडर सारे मिलके जो जीतते हैं वो सरकार में आते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शासन है, क्योंकि हमने वो भेजे हैं लीडर्स चूज करके, वो हमारे लिए काम करेंगे। हमने उनको अपने काम करने के लिए वहां भेजा है। सरकार अगर वो बना रहे हैं या सरकार में अगर वो बैठे हैं तो वो हमारे लिए कुछ अच्छे नियम कानून लेकर आएंगे। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक अब्राहम लिंकन का कोट भी है जो आपने सुना होगा डेमोक्रेसी को लेकर। डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई हुई सरकार। तो ये अब्राहम लिंकन ने कोट दिया है। अब देखिए, लोकतंत्र को और अच्छे से जानने के लिए हमें उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में जो जो विशेषताएं दी हैं हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले विशेषता दी है, लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में होंगे। ओके, लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसकी होगी, जो लोगों ने अपने प्रतिनिधि चूज करके भेजे हैं वही लेंगे। और लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या होती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाएगी। थर्ड विशेषता क्या है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। लोकतंत्र में जितने भी वयस्क यानी कि एडल्ट हमारे सिटीजन्स हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनका एक वोट होगा और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होगा। ये नहीं कि अमीरों के वोट की वैल्यू हो रही है और जो गरीब हैं उनकी वैल्यू ही नहीं हो रही, उनकी गिनती ही नहीं हो रही, उनको कोई मान ही नहीं रहा वोट। तो ये सब नहीं होना चाहिए।
लोकतंत्र की चौथी विशेषता कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ना, वो बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों पर ही काम करेंगी। यानी कि बुनियादी जो हमारे कानून होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो उसमें लिखा हुआ है, अगर कोई नेता जीत कर आया है या किसी ने सरकार बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आ गए हैं, जीत गए हैं, अब अपनी मर्जी से काम करेंगे तो उल्टे सीधे कानून बनाएंगे नागरिकों के लिए। ऐसा नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, संविधान में लिखा है, उसी के आधारों पर वो लोग काम करते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी नेता कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये जो 4 विशेषताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे पता चलता है कि अगर ये चारों विशेषताएं कहीं पर मिल रही हैं, किसी सरकार में है, तो वो जो है सरकार, वो लोकतांत्रिक सरकार बोली जाती है, और वो जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक देश बोला जाएगा। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए सब करते हैं तो वो चीजें डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार में नहीं मानी जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र की पहली विशेषता से, जो आपने अपनी बुक में भी देखी है, और अब उसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले विशेषता थी प्रमुख फैसले जो होते हैं निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान से। अब अक्टूबर 1999 में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री ऑफिसर थे, प्लस वो 10th प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के। अब वो खुद मिलिट्री से थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब जो रूल होगा वो सैनिकों का होगा। फिर मुख्य कार्यकारी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया देश का, कि भाई मैं जो हूँ वो राष्ट्रपति हूँ देश का। अब 2002 में एक जनमत संग्रह यानी कि एक रेफरेंडम हुआ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कार्यकाल को 5 साल और आगे बढ़ा दिया कि मैं अभी और काम करना चाहता हूँ, मैं अभी और काम करूंगा। अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास हुआ। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या हुआ, संविधान में कुछ चेंजेस हुए। अब वो चेंजेस क्यों होंगे, क्योंकि ये अपने हाथ में बहुत सारी पावर्स लेना चाहते थे, और जब तक संविधान में चेंजेस नहीं होंगे पावर इनके हाथ में आएगी नहीं एक्चुअल में जो ये चाहते थे। तो इस लीगल फ्रेमवर्क में देखिए क्या होता है, संविधान में चेंजेस क्या हुए, राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। सबसे पहला रूल ये बना दिया। अब देखिए, सबसे पहला रूल बन गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली को कभी भी भंग कर सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या कराए, वोट कराए दोनों असेंबली के लिए। वोट क्यों कराए, ताकि जनता को ये ना लगे कि सारी पावर जो है ये जो राष्ट्रपति है मुशर्रफ साहब ये लेकर बैठ गए, यानी कि अपने आप को तानाशाही वाला टैग ना मिल जाए इनको, उससे बचाव के लिए इन्होंने वोट करा दिए। जो भी प्रतिनिधि चूज होकर आया उसको छोटे मोटे कुछ अधिकार दे दिए। अब देखिए, छोटे मोटे अधिकार दे दिए दिखावे के लिए, एक्चुअल में जो पावर थी, सर्वोच्च सत्ता थी, वो किसके हाथ में थी, सैनिक अधिकारियों के और जनरल मुशर्रफ साहब के हाथ में। एक्चुअल में जो मेजर डिसीजन थे वो यही ले रहे थे। जो लोग सत्ता में चूज होकर आए हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई फैसला नहीं ले सकते थे वो लोग। लेकिन जो लोग सत्ता में चूज होकर नहीं आए हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं, वही सारे फैसले ले रहे हैं। तो जो फर्स्ट हमारा फीचर है वो यहाँ पर सूट नहीं होता है। कि देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होंगे। जो भी नेता निर्वाचित होकर आए हैं उनके हाथ में फैसले होने चाहिए, वो डिसीजन लेंगे। आप बाहर से कोई पर्सन कैसे डिसीजन ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये वाला रूल जो है वो बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दूसरे फीचर की, यानी कि दूसरी विशेषता हमारी क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम चाइना का। चाइना में क्या है ना, संसद जो है पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंसद। देखिए, ये संसद क्या काम करती है, प्रेसिडेंट को चूज करने का काम करती है। अप्रोक्सीमेटली 3000 मेंबर्स होते हैं इसमें, जो प्रेसिडेंट को चूज करने का काम करते हैं। अब इसमें इलेक्शन क्या होंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और उम्मीदवार कैसे आते हैं, चुनाव लड़ने से पहले जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनसे इनको मंजूरी लेनी होती है, यानी कि परमिशन लेनी होती है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस चुनाव को या इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अब 2002 से 2003 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने और कुछ हमारी छोटी मोटी पार्टी थी, उन्हीं को जो है परमिशन मिली कि भाई आप लोग ही जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है। हमेशा जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी को ही, उनको ही वोट डालना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे, और छोटी मोटी पार्टी को तो कोई वोट डालता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं, तो छोटी मोटी पार्टी को इतना कोई वोट डालता नहीं है, और जो मेजोरिटी है वो कम्युनिस्ट पार्टी की आती है। तो चाइना में क्या हो रहा है, तो जो विशेषता सेकंड हमने अभी देखी थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं रहे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक ऑप्शन है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो हम वोट किसको देंगे, हमारे पास एक ही चीज है,
हमारे पास एक ही पार्टी है, अब सारी जनता को एक ही पार्टी को वोट देना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वोट तो हो रहा है लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। तो ये चाइना में क्या हो रहा है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वाला ही ऑप्शन है, एक ही पार्टी है तो एक ही पार्टी को आपको वोट देना पड़ेगा और है ही नहीं पार्टी, किसको जिताओगे आप। अब इसी सेकंड विशेषता को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, वो है मैक्सिको का उदाहरण। मैक्सिको में ना हर साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है। वहाँ कभी भी तानाशाही या फौजी शासन स्थापित हुआ ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है PRI, उसका जो फुल फॉर्म है PRI का इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका जो सिंबल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए इस पार्टी के साथ साथ ना वहाँ बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी भी हैं, यानी कि बहुत सारे विपक्षी दल भी हैं और भी पार्टीज हैं, लेकिन जो PRI है इस पार्टी के नियंत्रण में ही होता है सब कुछ। कंट्रोल जो है पूरा वो PRI का है। अब देखिए वो कंट्रोल कैसे है, वो कंट्रोल इस तरह से है कि जो PRI पार्टी है ना, ये PRI पार्टी क्या करती है, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं ना तो गवर्नमेंट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग लेती है और उन सबको मीटिंग में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ जाने से मना कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उसमें भी क्या कहा जाता है, जो टीचर्स हैं हमारे, वो बोलते हैं बच्चों के पेरेंट्स से कि आपको जो वोट देना है वो किसको देना है, PRI को। साथ में जो मीडिया है, सरकारी मशीनरीज हैं, स्कूल हैं, कर्मचारीज हैं, वो सब PRI के लिए कार्य करना पड़ते हैं उनको। ज़रूरी है कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो PRI क्या करती है, उसका ये मेथड है, वो कैंपेन में इतना पैसा खर्च करती है, वो सबको ये जानबूझ के बुलवाती है, लोग उसको प्रमोट करते हैं। तो PRI का जो कैंपेनिंग है वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पर होती है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है, वो इन सब की मीटिंग्स लेती है, लोगों से बुलवाती है। और एक चीज़ और, लास्ट मोमेंट पे ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर इलेक्शन, वो जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे ये PRI वाले लोग ना, तो देखिए अब लास्ट मोमेंट पे आप पोलिंग बूथ चेंज कर देंगे तो जो लोग वोट डालने जाने वाले होंगे तो वो लोग बेचारे वो डालने जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे उनको कहाँ पता होगा कि कहाँ पर मेरा वोट डालने जाना है मुझे। तो इसी तरह के ना चेंजेस करते हैं ये लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट ही ना डाल पाए। तो ये इनके मेथड थे कि किस तरह से PRI ने अपने आप को जो है प्रमोट किया है या अपने आप को जितवाया है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, केवल चुनाव करा देना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनावी स्वतंत्रता और निष्पक्ष भी होने चाहिए। जो चुनाव हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, कोई उसमें घोटाला गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली मौका मिलना चाहिए। तो तभी हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हुए हैं। चाइना और मैक्सिको के दोनों ही केसेस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिली ही नहीं है, ये वाली फ्रीडम हमें मिली नहीं, एक निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हुए ही नहीं है, एक फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिको में या चाइना में जो है लोकतांत्रिक सरकार है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। NCERT के चैप्टर्स को इजी वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।